स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, आज आपका 8वीं क्लास का फाइनल एग्ज़ाम था मैथ्स का, जिसका सॉल्यूशन अब हम देखने जा रहे हैं। इस लेक्चर में एग्ज़ाम का पैटर्न वही था जो मैंने सैम्पल पेपर में आपको दिया था, यानी कि एक एक नंबर के 25 प्रश्न थे, दो दो नंबर के 8 थे, तीन तीन नंबर के भी 8 थे और 5 अंक के 3 प्रश्न थे। बहुत ही आसान सा पेपर मुझे तो ये लगा है। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। क्या कहता है ये? x का 3/4 15 है, तो ये x हो गया। 3/4 करने के लिए 3/4 और बराबर है 15, तो इसका समीकरण बनाए, तो ये समीकरण हो गया हमारा इसका। दूसरे पर आ जाओ, कौन सा विकल्प गलत है समांतर चतुर्भुज ABCD में? देखो ये A है, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो ये B है, ये C है और ये D है। तो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके। अब ये कह रहा है कि AD, तो AD तो ये वाली भुजा होगी जो कि BC के बराबर है, तो ये भी ठीक है। और कोण A कोण C के बराबर है, तो ये भी ठीक है। कोण A जमा B यानी कि संगत कोणों का, मेरी बात को सुनना, इसका और इसका जोड़ 180 है, तो ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा है? ये। लेकिन आपको जो उत्तर देना है वो ये देना है कि गलत कौन सा विकल्प है। तो चौथा विकल्प गलत है, तो हमारा सही उत्तर चौथा आएगा। तीसरे पे आ जाओ। अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करने के लिए कितने मापों की आवश्यकता पड़ती है? 5 की। 25 से 35 की चौड़ाई कितनी है? 10 की। 35 में से 25 घटा दो। इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या छांटनी है, तो 441 है पूर्ण वर्ग, क्योंकि ये 21 का वर्ग होता है। 21 का वर्ग करोगे तो 441 आएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 जीरो होती हैं। तो ये भी नहीं, क्योंकि 8 पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। पूर्ण संख्याएं किस संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय है? क्रम विनिमय का मतलब संख्याओं को अदल बदल लो तो भी कोई फर्क ना पड़े, तो गुणा, क्योंकि किसी भी संख्या को 3 को 4 से, 4 को 3 से गुणा करोगे तो उत्तर बराबर आएगा। 7वें पे आ जाओ। 25 विद्यार्थियों में से 64% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने रुचि नहीं रखते? तो जो रुचि रखते हैं पहले वो निकालो। 25 का 64%, तो 25 गुणा 64/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 छिक 24। 16 बच्चे ऐसे हैं जो रुचि रखते हैं, तो 25 में से 16 घटा दो, तो 9 बच्चे ऐसे हैं जो रुचि नहीं रखते। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 2x घटा 3y की घात 2 को सरल करो। मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख के दे रही हूँ। a माइनस b का वर्ग होता है a का वर्ग जमा b का वर्ग घटा 2ab, तो ये हो जाएगा भाई 2x का वर्ग जमा 3y का वर्ग घटा 2 गुणा 2x गुणा 3y। 2x का वर्ग हो गया 4x की 2, 3y का हो गया 9y की 2 और 2 दूनी 4 तिये 12xy। ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। आगे आ जाओ। 9वें पे बिल्कुल आसान। इनमें से कौन सी 3D आकृति है? जो आकृति जमीन से जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी, तो बेलन 3D आकृति है। 10वें पे आ जाओ। कौन सा प्रतिलोम अनुपात नहीं है? किसी काम पर लगे व्यक्तियों की संख्या और काम पूरा करने में लगा समय। देखो जितने आदमी ज़्यादा होंगे उतना टाइम कम लगेगा, तो ये तो प्रतिलोम अनुपात है। लेकिन दूसरा भाग देखो, समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी, जितना ज़्यादा समय लोगे उतनी ही ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, तो ये सीधा अनुपात है। सुन लो, समय और वाहन की चाल, ये उल्टा अनुपात है। देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी एक आदमी को कम हिस्सा मिलेगा, तो केवल दूसरा ऑप्शन ऐसा है जो प्रतिलोम अनुपात नहीं है। 11वें पे आ जाओ। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु 0 0 होता है। 12वें पे आ जाओ। कौन सा समान पद है? तो समान पद वो होते हैं जिनके चर समान हो, तो 7x और 9x, ये उत्तर आ जाए, क्योंकि इसमें x है। देखो भाई, इसमें x और इसमें y है तो समान नहीं है, इसमें x है, इसमें x की 2 है, x y, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। 13वें पे आ जाओ। शंकु का उदाहरण नली, तंबू, गेंद, डब्बा, तो तंबू, ये होता है तंबू। तंबू इस तरह का भी होता है, तंबू ओवल भी होता है, लेकिन इस तरह का तंबू भी होता है। गेंद शंकुआकार नहीं होती, डब्बा भी नहीं होता और नली भी नहीं होती। तो बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 1 सेंटीमीटर में कितने, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा? तो 10 के। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं।
15वें पे आ जाओ। निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी? जिस संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होगा वो संख्या भी 9 से भाग होगी। तो 2 जमा 0 जमा 9 जमा 5, 9 2 11 और 5 16, तो ये तो भाग हो नहीं रहा। 1251, 1 जमा 2 जमा 5 जमा 1, 2 और 1 3, 5 और 3 8 और 1 9, 9 आ रहा है भाई। इसके अंकों का जोड़, ध्यान दो, इसके अंकों का जोड़ 9 आ रहा है, तो ये संख्या 9 से भाग होगी। ये जोड़ो, 2 2 4 और 1 5 और 4 9, इसका भी आ रहा है, तो ये भी भाग होगी। 4 2 6 3 और ये भी। अब ये पूछ क्या रहा है, कौन सी भाग नहीं होती? तो जो नहीं हो रही उस पर आपने टिक लगा देना है, वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो भाई, एक एक नंबर के 10 और प्रश्न हैं जिनमें खाली स्थान और सत्य असत्य हैं। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। इसी पेपर में आ चुका है। एक अंक वाली संख्या का घन 1 अंक होता है, गलत, 9 ले लो। जब आप 9 का घन करोगे तो 729 आएगा, जो कि 1 अंक नहीं है। 5 का अंक घन करो, 4 का घन करोगे तो 64 आएगा, जो कि 1 अंक नहीं है, तो ये असत्य है। अगले पे आ जाओ। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से अधिक होता है, असत्य है, चक्रवृद्धि ब्याज अधिक होता है। खाली स्थान भरो। तो x जमा a x जमा b, x की 2 जमा a जमा bx और जमा का ab। तो पहले खाली स्थान ये है और दूसरा ये है। 20वें पे आ जाओ। 1/2 की घात -5, घात को धनात्मक करो, ऊपर चला जाएगा। 2 की घात 5 और 2 को 5 बार गुणा कर लेना, 32 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब 21वें पे आ जाओ। आलेख में 4,3 और 3,4 एक ही बिंदु को दर्शाते हैं, बिल्कुल गलत है। आप आलेख बनाओ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 3 4 है और ये 4 और 3 है। और आप देख सकते हो कि दोनों ही बिंदु अलग अलग हैं। आगे बढ़ते हैं 22वें पर। यदि 24x यानी कि 24 के पीछे जो x है वो एक संख्या है, यदि ये 3 का गुणज है यानी 3 के पहाड़े में आ रहा है यानी 3 से भाग हो रहा है, जहाँ x एक अंक है तो x का मान क्या है? भाई जैसा नियम 9 का होता है वैसा ही 3 का होता है। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होएगा वो संख्या भी 3 से भाग होएगी। अब 2 जमा 4 जमा x 3 के पहाड़े में आना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं x की जगह 0 लगा दूं तो 2 जमा 4 जमा 0 6 बन गया, यानी 3 के पहाड़े में आ गया, तो x का मान 0 हो गया। अगर मैं यहाँ 1 रखूँगी तो 7 बनेगा, 2 रखूँगी तो 8। अगर मैं यहाँ 3 रखती हूँ, सुन लो मेरी बात ध्यान से, 2 जमा 4 जमा 3 करूँ तो 4 और 2 6 और 3 9, तो ये भी 3 के पहाड़े में आएगा। तो x की जगह मैं 3 रख सकती हूँ और मैं x की जगह 6 भी रख सकती हूँ, रख के देख लेना। 10 6 4 10 और 2 12, और मैं x की जगह 9 भी रख सकती हूँ। तो x के ये सभी मान हो सकते हैं। आप इसमें से कोई एक लिखाते तो भी आपका उत्तर ठीक हो जाता। जो एक सिक्के को हवा में उछाला जाता है तो चित्त आना, सिक्का उछालोगे तो कुल 2 आते हैं चित्त और पट, और चित्त कितनी बार आता है? 1 बार, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। आधार त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये खाली स्थान की जगह आ जाएगा 2 पाई r ब्रैकेट r जमा h। और लास्ट 25वां एक नंबर का है 7x की 2 घटा 42xy के गुणनखंड करो, तो 7x कॉमन ले लो। इसमें से 7x कॉमन लेोगे तो खाली x बचेगा, और 42 को 7 से भाग करोगे तो 6x बाहर चला गया और y, ये इसका गुणनखंड आ जाएगा। तो ये एक नंबर के 25 प्रश्न थे। अब हम 2 अंक वाले प्रश्न देखते हैं। 3/5 और 3/4 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। आप क्या करो, सबसे पहले तो इनका हर बराबर करो। हर बराबर करो तो 3/5 को 4 से गुणा कर दो, ऊपर भी, और 4 से गुणा कर दो नीचे भी, ये बन गया 12/20। और 3/4 के नीचे 20 लाना है तो ऊपर भी 5 से गुणा कर दो और नीचे भी, तो ये बन गया 3 5 15/20। ये 3/5 को बदल के 12/20 कर दिया और 3/4 का कर दिया 15/20। इसको नोट कर लो एक बार, ये हो गया 12/20 और ये हो गया 15/20। अब इनके बीच में 4 संख्या निकालनी है,
तो 12/20 को भी 5 से गुणा कर दो और 5 से भाग कर दो, तो ये बन गया 60/100। और 15/20 को भी 5 से गुणा कर दो और 5 से भाग कर दो, तो ये बन गया 75/100। अब जो हमारी संख्या थी वो इस रूप में बदल गई हैं। इनके बीच में बतानी है 4 परिमेय संख्याएं, तो कोई भी 4 लिख दो। 61/100, 62/100, 63/100 और 64/100। तो ये इनके बीच की होगी 4 परिमेय संख्या है। 27वां बहुत ही आसान है। इस समीकरण को हल करो भाई। 5x जमा 9 बराबर है 5 जमा 3x। x को इधर ले आओ, घट जाएगा। 5x घटा 3x बराबर है 5। इस 9 को उधर ले जाओ, ये भी घट जाएगा। 5x में से 3x गए 2x और 5 में से 9 गए -4। 2 को राइट साइड में ले जाओ, -4 के नीचे 2 दूनी 4। x का उत्तर -2 आ जाएगा। 28वें पे आ जाओ। अभाज्य गुणनखंडन द्वारा 1764 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो 1764 के गुणनखंडन करने, ध्यान देना, 2 पीछे सम संख्या तो 2 पे जाएगा। 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, पीछे 2 है, फिर 2 पे जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब देखो मेरी बात सुनो, 441 है, अंकों को जोड़ लो। 4 और 4 8 और 1 9, 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 पे जा रहा है। 3 पे जा रहा है तो हम इसको 3 पे ही भाग कर देंगे। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 7 21। ये फिर 3 पे जाएगा, ध्यान देना, 3 पे जाएगा, 3 चौके 12, 3 नीम 27। अब ये 7 पे जाएगा और अब ये 7 पे। ये तो हो गए इसके गुणनखंडन। ध्यान से देखना, 2 2 3 3 7 7। मैं इसको मिटा रही हूँ, दोबारा लिख रही हूँ। ये बन गया 1764 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। इनका वर्गमूल लेना है तो इधर भी वर्गमूल का निशान लग जाएगा और इन गुणनखंडों पर भी वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा और इनके 2 2 के जोड़े बना देंगे जो कि वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे। 2 बार 2 है वो 1 बार आ जाएगा, ये भी 1 बार आ जाएगा और 7 भी। 2 3 6 6 7 42 आ जाएगा 1764 का वर्गमूल। चले आगे 29वें पे आ जाओ। ऑयलर के सूत्र का प्रयोग करते हुए शीर्ष ज्ञात करो। इसमें फलकों की संख्या 5 है, यानी f का मान 5 है। किनारों को एज कहते हैं, तो e का मान 9 है। और ये इस तरह का सवाल मैंने सैम्पल पेपर में भी डाला था। f जमा v बराबर है e जमा 2। f की जगह 5, किनारे पता है और एज निकालने हैं। नहीं, हाँ ठीक है, एज दे रखा है। वर्टेक्स यानी शीर्ष ज्ञात करना, नहीं ये रहा, शीर्ष ज्ञात करना है। तो ई की जगह रख दो 9 जमा 2। बीजगणित आ गया। 5 जमा v बराबर है 11। 5 को राइट साइड में ले जाओ, 11 घटा 5 कितना हो गया 6। 6 शीर्ष हैं उस बहुफलक के। बहुत ही आसान पेपर है। 30वें पे आ जाओ। 30वां करवाने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगी। a की 2 घटा b की 2 बराबर है a घटा b ब्रैकेट a जमा b का फॉर्मूला आ जाता है सर्व समीका में। अब ये प्रश्न है आपका 49x की 2 घटा 36, तो ये हो गया 7x की घात 2 घटा में 6 की घात 2, तो ये हो गया 7x घटा 6। सुन लो मेरी बात, इस पे लगाना है a घटा b और a जमा b। a की जगह 7x, b की जगह 6 और ये गुणनखंडन आ जाएगा। ठीक है, 31वें पे आ जाओ, हल करें। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। हल करें का मतलब इसको इससे भाग करना है। तो 24 x की 2 yz जमा x yz की 2 नहीं x y की 2z, एक्स वाई की 2z जमा एक्स वाई जेड की 2 ऊपर लिखा और नीचे हमने ये लिखा 8x y z। आगे बढ़ूँ अब मैं। अब आपने इस ब्रैकेट में से, कलर बदल रही हूँ, इस ब्रैकेट में से आपने कॉमन लेना है। इस ब्रैकेट में से आपने x y z कॉमन लेना है। x y z तीनों में एक एक बार है तो उसको आप कॉमन ले लो। 24 बाहर है, एक बार x लिया, एक बार y और एक बार z। अब ध्यान देना, यहाँ ध्यान दो, x 2 बार था, y था और z था, तो y भी बाहर जा चुका है, z भी, केवल x बचेगा।
अगले पे आ जाओ, इस पे आ जाओ तो y यहाँ एक बार बचेगा और अगले में z, नीचे है 8xyz। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा और 8 तिया 24, तो बाहर 3 बचेगा और ब्रैकेट में x जमा y जमा z, और ये आपका आंसर आ जाएगा। 32वां बहुत आसान, ऋणात्मक घात है। यहाँ अगर करके दिखाऊं 1/3 की घात -2 जमा 1/4 की घात -2 जमा 1/5 की घात -2। ऋणात्मक या धनात्मक करने के लिए 3 को ऊपर ले जाओ, 4 को भी ऊपर ले जाओ और 5 को भी। 3 की घात 2 का मतलब 3 तिया 9, 4 की घात 2 का मतलब 16 और 5 की घात 2 का मतलब 25। 25 ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। आगे बढ़ूं, 33वें पे आ जाओ। अभाज्य गुणनखंडन द्वारा 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। वही 8000 के फिर अभाज्य गुणनखंड कर लो। कितने पे जाएगा ये? 2 पे। 2 चौके 8 0 0 0, फिर 2 पे जाएगा 2 दूनी 4 0 0 0, फिर 2 पे जाएगा 0 0 0, फिर 2 पे जाएगा 2 0, फिर 2 पे जाएगा 2 दूनी 4 2 5 10, फिर 2 पे जाएगा। अब ये 5 पे जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 एकम 5। 1 मिनट बेटा। तो ये आपका भाज्य गुणनखंड आया है जिसमें 3 और 3 6 बार तो 2 है और 3 बार 5 है। तो मैं इसको इरेज करके दोबारा लिख रही हूँ ताकि मैं आपको घनमूल बता सकूँ। 8000 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इनके बना लो 3 3 के पेयर और उनको अलग अलग करके लिखोगे तो 8000 का घनमूल के लिए हम ये निशान लगाकर ऊपर 3 लिख देते हैं, जो कि इन तीनों का तो 1 2 बनेगा, फिर इन तीनों का 1 2 बनेगा और इन तीनों का 1 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 8000 की घात 1/3, 2 दूनी 4 5 20, यानी 8000 का जो घनमूल है वो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। चलें आगे, ये थे 2 2 नंबर के। अब आ जाओ 3 3 नंबर के 8 प्रश्न हैं। समानांतर चतुर्भुज बेस्ट में, ये वर्बल क्वेश्चन है, आपको बस पेपर में अच्छे से करके आना था। BEST में कोण B 110 डिग्री है, तो बाकी के तीनों कोण ज्ञात करो। मुँह ज़बानी सवाल है। आपको लिखना क्या था कि भाई समांतर चतुर्भुज के एक तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब ये कोण 110 है ना, तो ये कोण S भी कितने का आ जाएगा? आप लिख देना कोण S कोण B के बराबर, क्योंकि सम्मुख कोण समान होते हैं 110 डिग्री। दूसरी चीज़ जो आपको यूज करनी थी कि समांतर चतुर्भुज के संगत कोणों का जोड़, तो B का और E का जोड़ कितना होगा? 180। ये सब आपको मैं वर्बली बता रही हूँ, पेपर में डिटेल में लिखना था। B 110 है जमा कोण E बराबर 180, तो कोण E कितना आ गया? 180 घटा 110 यानी कि 70 डिग्री, और ये 70 है तो इसके सामने वाला भी 70 डिग्री आ जाएगा। तो बेहद आसान प्रश्न था। 35वें में एक आयत की रचना करनी थी जिसकी भुजाओं की लंबाई 5.5 और 4.2 है। फुटा लेना था। आपने एक 5.5 सेंटीमीटर रेखा खींचनी थी AB। D या प्रकार की सहायता से आपने B पे बनाना था 90 डिग्री का कोण, और आपने A पे भी बनाना था, क्योंकि आयत के चारों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। और फिर आपने 4.2 सेंटीमीटर प्रकार खोलना था, B पे प्रकार रखना और ये ऐसे काट देना, जहाँ भी कटे वो 4.2 आएगी और C के बराबर C बिंदु आ जाएगा। फिर A पे प्रकार रखना, फिर 4.2 काटना जो D पे कटेगा और C को D से मिला दोगे तो ये आकृति आपकी आयत बन जानी थी, जिसकी रचना के चरण आपने लिखने हैं। 3 नंबर का सवाल है। अब हम चलते हैं भाई प्रश्न संख्या 36 पर। देखेंगे प्रश्न संख्या 36 में क्या कहता है कि 7x की 2 घटा 4xy जमा 8y की 2 में से इस पद को घटाइए। तो भाई ऊपर तो मैंने लिख दिया 7x की 2 घटा 4xy जमा 8y की 2। नीचे मैंने लिख देना है 4x की 2 जमा 5xy और घटा 3y की 2। जब घटाते हैं तो नीचे वाली सभी संख्याओं के चिन्ह
हम बदल देते हैं। तो ये जमा का, ये घटा का और ये घटा। अब ये नीले पेन वाले चिन्ह देखने हैं आपने नीचे के लिए, रानी वाले नहीं देखने हैं। तो 7 जमा का और 4 घटा का, तो ये बन जाएगा 3x की 2। अब इसको देखोगे तो ऊपर 4 भी घटा का और ये भी, दोनों समान चिन्ह, तो घटा का उत्तर आएगा, राशि जुड़ जाएंगी, 5 और 4 9। ये 8y की 2 भी जमा का और 3 भी जमा का, तो ये बन जाएगा जमा का 8 और 3 11y की 2। ये आपका उत्तर आ जाएगा। 37वां प्रश्न भी बहुत आसान है। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए दी गई तालिका का आलेख बनाओ। कार द्वारा तय की गई दूरी, 6 बजे कार ने 40 किलोमीटर की दूरी तय करी, 7 बजे 80 की, 8 बजे 120 की और 9 बजे 160 की। तो आप इसको रैखिक डायग्राम भी इसका बना सकते हो, आप इसका दंड आलेख भी तैयार कर सकते थे। तो रैखिक कैसे बनेगा आपका, कि ये लेना था आपने एक्स अक्ष पे। तो मैंने एक बार इसको दोबारा से लेते हैं थोड़ा सफाई से, 1 मिनट इसको कोने में ले जाते हैं पैमाने को। अब देखोगे ये 1 मिनट भाई, थोड़ा मैं चाह रही थी थोड़ा और इधर कर लें, हाँ इधर कर लें इसको। तो ये तो आपका हो गया बेटा y अक्ष और ये आपका हो गया x अक्ष और ये हो गया y। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 40 से 160 तक जा रहा है। तो 5 10 15 20 25 30, 5 की बजाय 10 लो भाई, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 और ये हो गया 160। अब 6 बजे 40 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो ये तो 6 पे मैंने डॉट लगाया, मैं कलर बदलती हूँ ताकि आपको फ़र्क पता लगे। 6 पे डॉट लगाया और इधर से मैंने ले लेना है 40। सुन रहे हो आप मेरी बात को, 6 और 40 का डॉट यहाँ आएगा, बाकी को आपने इरेज कर देना है। ये जो हिस्सा है, थोड़ा सा इरेजर को मैं बड़ा करती हूँ आपके लिए, ये सब आपने इरेज करना होता है। आपको सिर्फ वो पॉइंट दिखाना है जो हमें चाहिए, ठीक है। थोड़ा बारीक कर लेते हैं पेंसिल। तो ये 6 और 40, 7 पे 80, तो ये 7 और ये 50 60 70, ये है भाई 80। तो इसके सामने यहाँ और इसके सामने यहाँ, तो दूसरा बिंदु ये लगेगा, ठीक है। बिंदु बिंदु लगाने, बाकी मैं बाद में मिटा दूंगी। 8 बजे 120, तो 90 100 100, ये 120 है और ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये 160 है। तो 8 से और 120 पे जाना है, ये बिंदु आ जाएगा। और 9 बजे वो गया 160 किलोमीटर, तो ये बिंदु आ जाएगा। बाकी इरेजर लेके फालतू की लाइनें आपको मिटानी पड़ेंगी, हमें सिर्फ बिंदु दिखाने हैं। बिंदु से जब बिंदु मिलेगा तो रेखा बनेगी और ये हमारा रैखिक आलेख ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आप 1 मिनट पेंसिल चूज़ करूँ, ये आप इन्हें मिलाओगे तो बिल्कुल सीधी रेखा आएगी जब आप फुटे से बनाओगे। तो इसने कहा था कि एक आलेख बनाओ, तो ये मैंने बना दिया। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने दंड आलेख बनाए हों, तो वो दंड आलेख भी चल जाएगा। कैसे चलेगा दंड आलेख की, ये देखो, ये 6 7 8 और 9, 6 7 8 और 9, और वही 20 40 60 80 120 140 और 160। फ़र्क समझ लेना, मैंने 20 20 का लिया है, 60 80 100 किलोमीटर 120 140 और 160। अब 6 पे 40 है तो 6 को 40 तक ले जाओ और ऐसे डंडा लगा दो। 7 बजे वो 80 किलोमीटर गया है। वैसे इसका बेहतर तो रैखिक आलेख ही रहता, लेकिन आपको इसके भी अंक दिए जा सकते हैं। 8 बजे वो 120 पे गया, तो 120 की सीधाई में गए और दंडालेख बिल्कुल सीधा बनाना है, और 9 बजे 160 पर, और इस तरह से आप दंडालेख भी बना सकते थे। तो ये हो गए हैं आपके 37 प्रश्न। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 38 पर। सरल करें, इसको अब आपने देखना है कैसे सरल करना है। पेंसिल को थोड़ा सा और बारीक कर लेते हैं। ये है भाई देखो, 3 की घात -5, ये हो जाएगा 1, पेन कलर चेंज करती हूँ, 1/3 की घात 5
और 10 की घात -5 तो 1/10 की घात 5 और 125 का मतलब है 5 की घात 3। और इसको तुम नीचे करोगे तो ये बनेगा 5 की घात 7 गुणा 6 की घात 5। समझ में आया? जो भी ऋणात्मक घात थी उसे हमने धनात्मक बना दिया। इस प्रश्न को मैं इस क्वेश्चन पेपर पर साफ जगह देखकर आपको करवाती हूँ। ये देखिए बेटा, ये पेज मेरे पास यहाँ खाली था, उस पर मैं करा रही हूँ। 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 बटे 5 की घात -7 गुणा 6 की -5। जो जो घात ऋणात्मक है हम उनका स्थान बदल देंगे। इसको मैं ऊपर ले जा रही हूँ 5 की घात 7, इसको भी मैं ऊपर ले जा रही हूँ 6 की घात 5, और जो ये 125 है ना इसे मैं लिखूँगी 5 की घात 3 बटे 3 की घात -5 को मैं नीचे ले आऊँगी, जमा का हो जाएगा। 10 की घात 5 को भी मैं नीचे ले आऊँगी। अब मेरी बात पे ध्यान देना, ये वाली रकम, ये 5 की 7 और 5 की 3 एक ही आधार है, घात आपस में जुड़ जाएंगी तो ये बन जाएगा 5 की घात 7 जमा 3। और जो 6 है ना इसको मैं लिखूँगी 2 गुणा 3 की घात 5 बटे में, ये तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा 3 की घात 5, और 10 को मैं लिखूँगी 2 गुणा 5 की घात 5। समझ आ गया यहाँ तक? आगे बढ़ो। फिर कलर चेंज कर लेते ताकि हमें बार बार पता लगता रहे हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो 5 की घात 7 जमा 3 हो गया 10, और जब इस ब्रैकेट को करोगे तो 2 की घात भी 5 हो जाएगा और 3 की घात भी 5 हो जाएगा। अलग अलग हो गई घात। नीचे आ जाओ, 3 की घात 5, इसमें भी घात अलग अलग हो जाएंगी, 2 की घात भी 5 और 5 की घात भी 5। अब ये प्रश्न बहुत सरल हो जाएगा। मैं फिर अलग कलर यूज करूँगी। 3 की घात 5 से 3 की घात 5, 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कट जाएगा। ऊपर बचेगा 5 की घात 10 और नीचे बचेगा 5 की घात 5। अब ऊपर और नीचे समान आधार हैं तो शक्तियाँ घट जाएंगी। ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात कट जाएगी और 5 की घात 5 बचेगा। इसको अगर आप हल करना चाहो तो कर सकते हो। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25 5 125, 125 5 625 और 625 5 जहाँ तक मुझे ध्यान है 3125 आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा देख लेना। अब हम हैं प्रश्न संख्या 39 पर। इसने गलती से यहाँ पर 30 लिख दिया, ये 39 है। एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं और भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। 25 विद्यार्थी और आ गए यानी 125 हो गए तो खाना कितने दिन चलेगा? इसको भी मैं उसी पेज पर आपको करवाती हूँ, साफ पेज पर। ये देखो यहाँ पर बहुत आसानी से समझ आएगा। ये हो गया विद्यार्थी जिन्हें हम x कह देते हैं, और ये हो गया दिन। विद्यार्थी हैं 100, खाना चल रहा है 20 दिन, विद्यार्थी 25 और आ गए 125, खाना x दिन चलेगा। इस दिन को y कह लो। ये प्रतिलोम अनुपात है भाई, जितने आदमी बढ़ गए उतनी ज़्यादा दिन खाना थोड़ी चलेगा, कम दिन चलेगा। तो इसका नियम होता है x1 बटे x2 बराबर है y2 बटे y1, यानी 100 बटे 125 बराबर है x बटे 20। 20 को उठा के इधर ले जाओ, 100 गुणा 20 बटे 125 बराबर है x। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 चौके 20, 4 और 4 की गुणा 16 आ जाएगी। तो वो खाना 16 दिन तक ही चलेगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ, 40वें पे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करो। बेहद आसान। फिर वहीं आ जाओ, उसी पेज पे चलते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 के बाद 5 जीरो लगा दो यानी 1 लाख। इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर लो। 2 2 और 2, तो ये जाएगा 3 पे। 3 तिया, ये भाई 3 है, 3 तिया, ये डंडा नहीं आना था, ये मैंने यहाँ बाय मिस्टेक लगा दिया। 3 तिया हो गया 9, 10 में से 9 गए, 1 ऊपर से 2 जीरो उतारी। 3 का दुगुना कर दिया 6, 6 दूनी 12 पे तो नहीं जाएगा, 1 पे जाएगा, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो ये 61 हो गया। 10 में से 1 गए,
10 में से 1 गए 9 और 9 में से 6 गए 3। अब ऊपर से उतार ली 2 0। ठीक है, अब 61 का दुगुना कर दो या 61 में 31 का तो दुगुना कर दो या 61 में 1 जोड़ दो, ये आ गया 62। अब मेरी बात को समझना कि अगर हम 1 लाख में से कुछ कम करेंगे, इसमें से अगर मैं कुछ कम करती हूँ तो मेरी संख्या छोटी हो जाएगी, 6 अंकों की नहीं रहेगी। तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के लिए मुझे 3900 से ऊपर भाग करनी पड़ेगी। तो 62 के साथ ऐसी संख्या लगाओ कि मेरा गुणनफल 3900 से बड़ा आ जाए। तो मैं यहाँ लगाऊंगी 7। ठीक है, 7 से गुणा करूंगी। एक बार फिर चेक कर लो, 3 तिया 9, 10 में से 9 गए 1, ऊपर से 2 0 उतारी, 3 दूनी 6, क्योंकि 6 के पीछे 2 लगाओगे तो 124 आएगा, जो कि नहीं जाएगा। तो 9 में 6 गए 3। अब 627 को 7 से करो, 7 7 49 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 और 1 18, 1 7 6 42 और 1 43। यानी कि इससे अगली जो संख्या आनी थी वो 4389 आनी थी, जबकि मेरे पास 3900 आ रहा है। तो 4389 में से 3900 घटाओ, 9 8 13 में से 9 गए 4, 489 का फर्क आ रहा है। अगर 1 लाख में मैं 489 जोड़ दूं तो मेरी संख्या बनेगी 1,04,89। और यहाँ पर अब मेरी बात पे ध्यान देना कि यहाँ पर जो है वो 4389 आता और मेरा पूरा कट जाता, और पूरा कट जाता तो मेरा जो उत्तर आता वो 317 होता। तो ये वो संख्या है 6 अंकों की जो सबसे छोटी है और पूर्ण वर्ग है, और इसका जो वर्गमूल आएगा वो 317 आएगा। समझ में आ गई बात? इस तरह के सवाल करने के लिए 1 नंबर ज़्यादा पे चलाना है, उस अंतर को देखना, और वो अंतर 1 लाख में आपने जोड़ देना था। आगे चलते हैं। अब तो पेपर आपका हो ही चुका है, अब तो बस आपने समझना है। रीना की आयु, रीना की माँ की आयु रीना की आयु से 6 गुनी है। तो मान लिया रीना की आयु x है, सुनो मेरी बात, मान लिया रीना की आयु x है। तो पहली लाइन क्या कहती है कि माँ 6 गुनी है, तो माँ की 6x हो गई। 5 वर्ष बाद, तो भाई 5 साल के बाद जो रीना की आयु है 5 साल के बाद x जमा 5 हो जाएगी। जो माँ की आयु है वो 6x जमा 5 हो जाएगी। अब ये क्या कहता है कि 5 साल बाद रीना की आयु माँ की आयु का 1/3 हो जाएगी। रीना अपनी मम्मी की आयु का 1/3 हो जाएगी। रीना है x जमा 5, सुन लो ध्यान से, मम्मी है 6x जमा 5 और रीना हो जाएगी उसकी 1/3। समझ में आ गई बात? अब इसे हम एक समीकरण लेंगे और इसको हल करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ साइड का खाली कर देती हूँ ताकि हम इसको यहीं पर हल कर सकें। ये मैंने कर दिया स्क्रीन को साफ, और अब हम फटाफट इससे आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा और पतला कर लेते हैं पेन को। 3 को इधर ले जाओ, तो 3x जमा 5 से गुणा करोगे 15 बराबर है 6x जमा 5। 5 को इधर ले आओ, 15 में से घट जाएगा। 3x को उधर ले जाओ, 6x में से घट जाएगा। 15 में से 5 गए 10 बराबर है 3x, और x का मान आ जाएगा 10/3, जो कि नहीं आना चाहिए। तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है, और वो गलती अब मेरी पकड़ में आ गई है कि रीना की आयु माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो दोबारा से। रीना की उम्र है x, रीना की उम्र है x वर्ष, माँ की उम्र है 6x। 5 साल बाद रीना की आयु, 5 साल बाद रीना की आयु हो जाएगी x जमा 5, और माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु है 6x, उसका 1/3 यानी 3 से। ये था, मैंने वर्तमान में 5 जोड़ के करवा दिया। फिर सुन लो, 5 साल बाद रीना की आयु हो गई x जमा 5, माँ की वर्तमान आयु थी 6x, उसका 1/3, तो 3 दूनी 6, ये बन गया x जमा 5 बराबर है 2x। x को उठा के उधर ले जाओ, 2x घटा x, तो x बराबर है कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो रीना 5 साल की है और उसकी मम्मी उसकी 6 गुनी है, यानी कि 30 वर्ष की है।
तो ये 3-3 नंबर के थे। 5-5 नंबर के 3 छोटे क्वेश्चन और रह जाते हैं, उन्हें और फटाफट कर लेते हैं। पहला प्रश्न ये है कि किसी छात्रावास में अलग अलग राज्यों से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या दी है। कुल 720 बच्चे हैं। 400 बच्चे हरियाणा से हैं, 120 पंजाब से, 90 हिमाचल से और 70 राजस्थान से और 40 जम्मू कश्मीर से। इनका एक आपने पाई चार्ट बनाना है। कुल 720 है। पाई चार्ट के लिए आपको बनाना पड़ता है पहले केंद्रीय कोण, तो उसको ले लेते हैं। 400, 120, 90, 70, 40 यहीं करवाऊंगी अब मैं। देखो ये तो हमारे स्टेट हो गए जिसमें हरियाणा पंजाब जो भी है। ये स्टूडेंट्स हो गए, तो ये बच्चे थे 400 और 120 और 90 और 70 और 40 जोड़ भी लो। 520 में 90 जोड़ोगे 610 और 70 680 4 720 हो गए ना 720। अब आपने यहाँ एक कॉलम बनाना था किसका, केंद्रीय। समझना आ रहा हो तो मैं बोल रही हूँ साथ साथ, केंद्रीय कोण। 720 में से 400 बच्चे हैं तो तुमने क्या करना था, 360 में से कितना है। ठीक है, इस लाइन को बल्कि साफ ही कर दो, ये थोड़ा सा और अच्छे से साफ कर देते हैं। अब देखो 36 दूनी 72, 2 और 400 को 2 से काटोगे तो ये एंगल 200 डिग्री का आएगा, यानी 400 का आधा। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री का, कर लेना। ये आ जाएगा 45 का, ये 35 का और ये 20 का। ठीक है, अब आपने इसका बनाना है पाई चार्ट। उसके लिए आपने लेनी है प्रकार पेंसिल, उन पर आपने कोई भी एक वृत्त बनाना है। उस वृत्त में केंद्र लेके कोई भी एक त्रिज्या बनानी है। ये आपके कोण थे, केंद्रीय कोण जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, 260, 45, 35 और 20। सबसे पहले आपने बनाना है 200 डिग्री। जिस बच्चे को 200 की दिक्कत हो तो वो यहाँ से शुरू कर लेना। 200 बनाने के लिए 180 से भी थोड़ा आगे ये जाओगे, ये लाइन बन गई 200 डिग्री की। पहला हिस्सा जो कि हरियाणा के बच्चों का है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इस लाइन पे डी रखना है, यहाँ पर डी रखना है और 60 डिग्री का कोण बनाती हुई एक और रेखा खींच देनी है। तो ये दूसरे स्टेट के बच्चे हो गए। फिर आपने क्या करना है, मैं येलो कलर लेती हूँ, इस लाइन पे डी रखना है और 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक और लाइन खींचनी है। ये तीसरे स्टेट के बच्चे हो गए। फिर आपने क्या करना है, इस पर डी रखना है, 35 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक और लेना है और लास्ट का एंगल अपने आप 20 डिग्री बन जाएगा। जो भी आपके स्टेट के नाम है ना, हरियाणा, तो इस खाने में हरियाणा, इसमें राजस्थान, आखिरी का जम्मू कश्मीर था। ये दो मुझे याद नहीं है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो भी थे वो आप इस पर लिख देना। अब आ जाओ अपना 43वें प्रश्न पर। चक्रवर्ती ब्याज के फॉर्मूले पर है। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि शुरू में बैक्टीरिया 5,06,000 थे तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया कितने होंगे। यहाँ लिख लेना शुरू में बैक्टीरिया। ठीक है, शुरू में बैक्टीरिया, तो शुरू में जो बैक्टीरिया थे उनको मैंने नाम दे दिया पी, यानी कि 5,06,000। जो दर थी वो थी 2.5%। इसको आप कर लो 25/10%। 5 5 25, 5 दूनी 10। जो टाइम है वो 2 घंटे का है। तो 2 घंटे के बाद जो बैक्टीरिया हुए उसे हमने ए नाम दे दिया। तो फॉर्मूला लगेगा P × 1 + R/100 की पावर T। पी की जगह लिख दो 5,06,000, 6,000 है भैया, ध्यान देना। और 1 + R की जगह लिख दो 5/2 और 100 और आएगा तो ये हो जाएगा 200 की पावर 2। 5 × 5, 5 × 20, 1 + 1/40। तो ये अमाउंट जो 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की बननी है वो बन जाएगी 5,06,000। ध्यान देना, 40 × 40 और 1 41/40 की पावर 2। इसको खोल दो, 5,06,000 गुणा 41/40। अब इससे आगे देखते हैं बेटा, ये आ चुका है 5,06,000 गुणा 41/40 गुणा 41/40। 0 से 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 4 से काटोगे 5,060 को तो 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 6 = 24 और 4 × 5 = 20। ये आ जाएगा।
और 1265 गुणा 41 गुणा 41। तो जब आप इसको गुणा करके हल करोगे तो आपका उत्तर 5,31,616.25 आएगा, जिसे आप 5,31,616 लगभग लिख सकते हो कि 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया बढ़कर इतने हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे चलें। और ये है आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बेहद आसान है। एक भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं, हर खंबे की त्रिज्या बेलनाकार है। तो ये खंबा मिलेगा इस तरह का एक, और वहाँ 24 है। आर 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है, और 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खंबे के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करो। तो सब कुछ आपको मीटर में बदलना है। ठीक है, तो जो त्रिज्या थी 28 सेंटीमीटर थी, इसको कर दो 28/100 मीटर होगी। 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 7/25 मीटर तो त्रिज्या हो गई। एच 4 मीटर हो गई। एक खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। मैं सीधा सवाल करवा रही हूँ। तो 2πRH, 2 गुणा पाई का मतलब 22/7, त्रिज्या, ये त्रिज्या है भाई 7/25, और ऊंचाई कितनी है 4। 7 से 7 कट गया, और तो कट नहीं रहा। 22 दूनी 44, और या 22 चौक 88, 88 दूनी 176/25 वर्ग मीटर। ये एक खंबे का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना। फिर देख लो ध्यान से, एक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर थी, हमने 28 को 100 से भाग करा तो 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 5 7/25 मीटर त्रिज्या होगी, 4 मीटर ऊंचाई हो गई। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRH, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7/25 गुणा ऊंचाई हो गई 4। ठीक है ना। 4 22 चौक 88 और 176/25 वर्ग मीटर एक खंबे का क्षेत्रफल आ गया। अब आपने निकालना है 24 खंबों का। तो 24 खंबों का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 24 गुणा 176/25 वर्ग मीटर। अब एक खंबे पे 8 रुपये खर्चा आ रहा है, तो सब पे खर्चा कितना आएगा? तो इस पूरे क्षेत्रफल को 8 से गुणा कर दो। 24 गुणा 176 गुणा 8/25 रुपये। इसको हल कर लेना, दशमलव में आपका उत्तर आ जाएगा। ये खर्चा लगा है आपका खंभों को पेंट कराने में। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर बेटा मार्च 2023 का। बहुत आसान पेपर था, बहुत ही आसान बेसिक सा पेपर था। मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। और 9वीं कक्षा में शुरू से ही अपनी अच्छे से मैथ की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू।